चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा छोटा सा टॉपिक जो बचे हुए हैं, जिसे प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इम्फाइसिन, हम उनको लेते हैं और उसके बाद में हमारे आगे की जो टॉपिक्स है वो लेते हैं। बाद में कल से हम एक एक डिसीज का डिस्क्रिप्शन, जो मेन है वो डिसीज का डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे। आज हम बात करते हैं प्लूरल कैविटी में जब लार्ज अमाउंट का फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। हमेशा थोड़ा सा अमाउंट होता है जिसमें लुब्रिकेशन का काम होता है, जिसके ऊपर पैराइटल और विसरल लेयर दोनों वहां पर पर्टिकुलरली मूवमेंट करती है दोस्तों। जब वहां पर फ्लूइड कलेक्ट होता है, उस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं दोस्तों। प्लूरल इफ्यूजन के कॉज के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट हमारा इलेक्ट्रोपैथ के लेवल का डिपेंड करता है। जब कहीं पर लिम्फेटिक ड्रेनेज का ब्लॉकेज हो जाए, याद रख लेना, जब कभी हमारे बॉडी में लिम्फेटिक ड्रेनेज का ब्लॉकेज हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाए, उसके द्वारा कॉज होने के कारण पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण, पल्मोनरी प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लूइड का जो ट्रांसड्यूडेशन होता है, वो ट्रांसड्यूडेशन एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा वहां से फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्लूरल मेम्ब्रेन होती है आपकी, उस प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, जो कि कैपिलरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको वो डैमेज करना शुरू करती है। और यही कारण है दोस्तों, प्लूरल कैविटी में प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड के लीकेज को अलाउ करती है। और यही कारण है वहां पर जब उन पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से कैपिलरी को स्ट्रेंथ होगी, खिंचाव होगा, तो फोर्स होगा, बढ़ जाएगा, और वो फोर्स बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स है, वो प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड साइमल्टेनियसली साथ में लीकेज हो जाएंगे। ये प्लूरल इफ्यूजन होगा। इसीलिए जो प्लूरल इफ्यूजन के फीचर आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एटेलेक्टेसिस, ठीक है, इस एटेलेक्टेसिस के कारण यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, और इसी के कारण डिस्निया होगा, इसी के कारण रेस्पिरेटरी जितने भी डिस्टर्बेंसेस है वो आपको टिपिकली देखने को मिलेंगे। प्रोटोकॉल तय करना कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉज आप वहां पर क्या देख रहे हो, क्योंकि कंजेशन होगा। इसलिए मेरा ये मानना है दोस्तों, P1, C1, S1, A3,
ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है, लेकिन जब तक हम L1 नहीं लगाएंगे ये तब तक क्यूरिंग कैपेसिटी में नहीं आएगा, क्योंकि L1 मतलब लिम्फ का प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर P1, C1, S1, A3, L1 200 देंगे, बहुत तेजी के साथ काम करेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कंजेशन है, ठीक है। और कंजेशन के लेवल पर जब आपको दूर करना है तो वहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, जब वहां पर पेन होगा, असलियत में तो सीवियर पेन होगा, जब वहां पर बहुत सारे क्रैपिटेशंस होंगे, तब यहाँ पर आपको सपोर्ट करने की जरूरत है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और याद रखना ये 200 दे रहे हो तो ये सेकेंड डायल्यूशन से शुरू करिएगा, सेकेंड से 10th तक जाइएगा, ठीक है। सेकेंड से कंजेशन दूर करिएगा और यहाँ पर प्लूरल लेवल को, जो पर्टिकुलर फ्लूइड बन रहा है उस फ्लूइड को वहां पर रिवर्स लाकर रिड्यूस करने का काम कीजिएगा। याद रखना दोस्तों, ये प्लूरल इफ्यूजन के लेवल पर ये दो प्रोटोकॉल बहुत अच्छे काम करते हैं। आप चेस्ट स्टाइल को अप्लाई कराते हैं और अच्छे से काम करता है, लेकिन यदि आपने इसी प्रोटोकॉल को D4 में स्मेल करा दिया तो आप मान के चलिएगा बहुत तेज, आप इसको D5 में कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। D5 में कराइए, आप वहां पर स्मेल करा दीजिए, सूखना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका काज आपने क्या डायग्नोस किया, ठीक है। उसी काज के डायग्नोस के ऊपर यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लूरिसी की बात की हमने। कई बार कई डॉक्टरों ने कहा है कि सर हमने P2 का 1000, 5000, 10,000 दिया, उससे प्लूरिसी ठीक हो गया। ये भी याद रखिएगा आप कि वो डॉक्टर्स का सजेशन है, मेरा मानना है कि कंजेशन है, पूर्ण रूप से कंजेशन पे काम कीजिए, लेकिन आप P2 का 1000 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज जो होती है दोस्तों, जो एक ट्यूबरकल डेवलप करने वाले बैसिलाई के द्वारा काज होती है, और ये डिसीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। ये डिसीज बॉडी में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, किसी भी ऑर्गन को, यद्यपि लंग्स मोर कॉमनली अफेक्टेड होता है। जब यहाँ से इन्फेक्ट टिश्यू मैक्रोफेजेस के द्वारा इन्वेड होगा, उसके बाद ये एकदम फाइब्रोस्ट हो जाता है, ठीक है। और जब फाइब्रोस्ट हो जाएगा तो अफेक्टेड टिश्यू को ट्यूबरकल डेवलप करने में मदद करेगा। यानी यहाँ पर ये लंग्स है दोस्तों, ये लंग्स में अगर डेवलप हुआ, इस प्रकार से छोटे छोटे ट्यूबरकल्स आपके लंग्स में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स बनेंगे, इसमें बैक्टीरिया आसानी के साथ ग्रोथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के साइड लंग्स में एयर रहती है, नीचे ब्लड होता है, इसलिए वहां एयर में बहुत आसानी के साथ ग्रो करते हैं, इसलिए वहां ट्यूबरकल बना लेते हैं। इसीलिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो फीचर होता है, इनिशियली जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं उसमें एल्वियोलाई जो होती है नॉन फंक्शनिंग हो जाती है दोस्तों, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस के कारण होता है। उसकी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगी वो बहुत थिक हो जाएगी, और उसी के कारण साइमल्टेनियसली ये डेवलप होता है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि लंग्स का लार्ज पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो लंग्स की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड भेजना, ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है बहुत रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए आप देखो पेशेंट दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सीवियर कंडीशन में लंग्स टिश्यू का डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, इसके बाद में लार्ज एब्सेसिस कैविटी का फॉर्मेशन होता है। लंग्स में बहुत बड़ी बड़ी एब्सेसिस वाली कैविटीज का निर्माण होता है, जिससे जब कफ बाहर निकलता है, पस युक्त कफ, ब्लड युक्त कफ वहां पर आपको नजर आता है। तो दोस्तों ये केवल एक कंसीडरेशन मैंने बताया कि कैसे डेवलप होता है, फिजियोलॉजिकली बताया दोस्तों। जब आप यहाँ पर प्रोटोकॉल तय करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको निकल के आएगी सामने। याद रखना दोस्तों, ये प्रोटोकॉल आपकी कैपेसिटी को निर्धारित करेगा कि आपने क्या समझा है। मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पर P2 का 1000 सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जब आप यहाँ पर प्रोटोकॉल तय करते हैं दोस्तों, तो छोटी छोटी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, और उस ऑब्जर्वेशन में देखिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है उसमें पेशेंट आपको आकर बोलता है कि साहब मेरे को लो ग्रेड फीवर लगातार बना रहता है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर लगातार बना रहता है और खांसी चलती रहती है, मेरे को बहुत ज्यादा लंग्स में प्रॉब्लम होती है, P2 C2 वर्वन,
A1 F1Y कहाँ जा रहा है, फीवर भी सबसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल दोगे रिलैक्स कर देगा उसको, और उसकी जो फीवर की कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करके कुछ समय के बाद में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को देगा। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों कि जब अर्ली स्टेज होती है तो वहां पर आपको प्रोटोकॉल जब तय करना होता है तो वहां पर प्रोटोकॉल उसकी फिजियोलॉजी के अनुसार आपको तय करना पड़ता है कि वहां ट्यूबरकल अभी बनना शुरू हुए तो बनना शुरू हुए ना, आप अभी उसको वहीं का वहीं रोक दो, ठीक है। P1 C1 A1 S1G 200 डायल्यूशन में देकर उसी कंडीशन में उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं बनने देना उसको, अगर ज्यादा बनेगा डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब यहाँ पर आपको लग रहा है कि कंजेशन मौजूद होगा, तो क्योंकि लगातार रिकरेंट कफ होता है, और रिकरेंट कफ में यहाँ पर दोस्तों हमेशा याद रखना ये सेकंड डायल्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है। S1 C2 वर1 P2 V सेकंड डायल्यूशन बहुत ब्रिलियंटली सपोर्ट करता है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको टेली करिएगा, ठीक है। ये प्रोटोकॉल से दीजिएगा। लेकिन कई बार ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर अंदर के साइड में डैमेज शुरू होता है, और उस डैमेज को कंट्रोल करना है तो न्यूट्रल डोज देना पड़ता है। कफ बहुत आ रहा है ना, कोई बात नहीं, B2 C5 L1 आप क्या कर रहे हो इससे, P2 C5 L1 भी क्या कर रहे हो आप, लंग्स को न्यूट्रिशन दे दिया लेकिन न्यूट्रल डोज, ठीक है। दूसरी बात, आपने लंग्स में इंफेक्शन है, उस इंफेक्शन को कंट्रोल करना है, आपने यहाँ पर दे दिया S10 C13 वर1G D5, ठीक है। ये पर्टिकुलरली लंग्स को न्यूट्रिशन दे रहे हो, ये पर्टिकुलरली लंग्स से कफ को बाहर निकाल रहे हो। इनमें से प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके तीन में से कोई एक या दो प्रोटोकॉल, एक को मॉर्निंग में दे दो, एक को इवनिंग में दे दो, और साथ में ये प्रोटोकॉल चलाओ, साथ में कंजेशन वाला चलाओ, चेस्ट डायल दो, स्मेल कराओ। मेरा मानना है ट्यूबरक्लोसिस 100% रिकवर हो जाता है, ठीक है, 100%। लेकिन कभी कभी क्या होता है बॉडी में ट्यूबरकुलाइट के लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर लीजन्स हो जाएंगे तो क्या करोगे, याद रखना इन्हीं प्रोटोकॉल में से F1W का प्रयोग हमने नहीं किया, वो F1W वहां ऐड करना है, याद रखिएगा। P2 C5 F1 ये प्रोटोकॉल ये निर्धारित करता है कि लीजन है उसको कवर कैसे करना है, ठीक है। P2 C5 F1 वर1, ठीक है। यहाँ पर S1, और अगर आपने इसमें W ऐड कर दिया न्यूट्रल, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अगर आपको लीजन क्योर करना है तो G ऐड कर दिया 2-4 ग्राम, ये थर्ड टू 10th चले जाइए आप, थर्ड डायल्यूशन से 10th डायल्यूशन, P2 C5 F1 वर1 S1 WE/G थर्ड टू 10th में चले जाइए। मेरा मानना है मैक्सिमम कैरेक्टर रिकवर हो जाएगा, मैक्सिमम प्लूरिसी के और आपके पर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस के, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो कैरेक्टर है इससे ठीक होते हुए देखे दोस्तों। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मैंने स्टार्टिंग में कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना मतलब बताना पड़ेगा प्रूफ, ये 4 साल में ही मुझे ऐसा समझ में आया कि लोगों को प्रूफ की जरूरत है, अन्यथा इतने प्रूफ मैं इकट्ठे करके रखता कि मजा आ जाता है। फिर कोई बात नहीं। हम बात करते हैं इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा की जब बात की जाएगी तो इम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीजेस में से एक डिसीज होती है दोस्तों, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, उनमें से एक डिसीज होती है दोस्तों जो यहाँ पर बहुत परेशान करती है पेशेंट को, ठीक है। लंग टिश्यू का एक्सटेंसिवली डैमेज होना इम्फाइसीमा कहलाता है। याद रखना बड़ी मात्रा में लंग टिश्यू का डैमेज हो चुका है। अब लंग टिश्यू का डैमेज कहां पर हो रहा है, ठीक है, लंग टिश्यू के डैमेज के कारण एल्वियोलर वॉल्स का लॉस हो जाता है। अब लंग टिश्यू का डैमेज, आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, धुआं आपका जम रहा है, धुआं लंग्स में चला गया, लंग्स के अंदर का जो पर्टिकुलर वॉल है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है, जम गया वो। अब डिपॉजिट हो गया, जम गया, तो क्या करेगा, लंग्स टिश्यू को डैमेज करेगा। लंग टिश्यू डैमेज होगी तो एल्वियोलाई की वॉल जो होती है दोस्तों उसका लॉस हो जाएगा, परमानेंटली लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ओपन होकर पड़ा रहेगा एल्वियोलाई, ऑक्सीजन आए कार्बन डाइऑक्साइड आए कोई लेना देना, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए याद रखना
डैमेज के कारण एल्वियोलाई वॉल का लॉस हो जाता है और इसी के कारण लंग्स की जो इलास्टिक रिकॉइल होती है वो भी लॉस होती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो ये इलास्टिक रिकॉइल होती है इसका परमानेंटली लॉस हो जाता है, इसलिए एम्फाइसीमा कॉज होता है। इसीलिए एम्फाइसीमा कॉज होता है दोस्तों। और एम्फाइसीमा निम्न के द्वारा भी कॉज होता है। कई कंडीशन आपके पास मैं बता सकता हूं। सबसे बेटर एडॉप्टेशन होता है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग, अगर आप लगातार कैसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां ऑक्सीडेंट गैसेस होती है, एक्सपोजर टू ऑक्सीडेंट गैसेस, जहां जहां ऑक्सीडेंट गैसेस होगी वहां पर आपको सिंपली ये प्रोटोकॉल नजर आएगा, ये डिसीज नजर आएगी दोस्तों, ठीक है। अनट्रीटेड ब्रोंकाइटिस, यदि आप ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करते हो, उस अनट्रीटेड ब्रोंकाइटिस के केसेस में मेजर इंसिडेंस में आपको ये प्रोटोकॉल नजर आएगा। मेजर इंसिडेंस में दोस्तों ब्रोंकाइटिस के लेवल पर आपको एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। यानी जो व्यक्ति लगातार खांसता रहता है, इरिटेट होता है, कई बार एसिडिटी जीईआरडी के कारण इरिटेट होता है, कई बार मीठा ज्यादा खाने के कारण होता है, कई बार तली गली चीजों को खाने का शौकीन होता है, कई बार साइट्रिक एसिड या बहुत सारी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होता है, उसके कारण डेवलप होता है, कई कारण होता है। और उन्हीं कारण के अकॉर्डिंग दोस्तों अनट्रीटेड ब्रोंकाइटिस के केसेस में आपको ये पूरे प्रोटोकॉल्स देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, जब एम्फाइसीमा का डेवलपमेंट होता है, एम्फाइसीमा का डेवलपमेंट बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। एकाएक नहीं होता कि आज आपने करा तो कल हो गया आपको। स्मोक या जितनी भी ऑक्सीडेंटेड गैसेस होती है दोस्तों, ब्रोंकाई और जितने भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको इरिटेट करती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको जीआरडी के लेवल पर, ठीक है। जब वो इरिटेट करती है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करती है, धीरे धीरे एक्यूट क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया। ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल से म्यूकस सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और इसी के कारण एयर पैसेजेस का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, ठीक है। इसी के कारण एयर पैसेजेस का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। यही कारण है दोस्तों रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स के, जो आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स होती है, इसके सीलिया पार्शियली पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। ये पार्शियली पैरालाइज हो गया और यही कारण है मूवमेंट जो होता है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और इस मूवमेंट के बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाने के कारण, इसके कारण रेस्पिरेटरी पैसेज से दोस्तों जो म्यूकस होता है वो रिमूव नहीं हो पाता। जो अंदर है म्यूकस अंदर ही कलेक्ट हो जाएगा, वो रिमूव नहीं हो पाएगा और यही कारण है एल्वेलर म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन उत्पन्न होता है। याद रखना दोस्तों, इसीलिए एल्वेओलर म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। यही कारण है इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाता है, सीधी बात है। याद रखना, यहां पर जब इलास्टिक नामक जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, इलास्टेज नामक, है ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा इन्हीं एंजाइम्स के वजह से होता है। ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन ज्यादातर लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले जो एंटीट्रिप्सिन होते हैं जो एंटीट्रिप्सिन होते हैं, जो स्पेशली दोस्तों इलास्टेसिस इनहिबिटर होता है, वो इस इलास्टेस को इनहिबिट करके रखते हैं कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इलास्टिक टिश्यू के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है ना, ये एंटीट्रिप्सिन क्या करेगा, इलास्टेस को रोक देगा, जो ये इलास्टेस आपकी जो इलास्टिक टिश्यूज है उसके डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है। किंतु जब हेवी स्मोकिंग होती है दोस्तों, ठीक है, जब आप हेवी स्मोकिंग करते हो ऑक्सीडेंट गैसेस के वहां पर इंस्टेंट एक्सपोजर के कारण, बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर रहे हो, उसके कारण क्या होगा, जो पल्मोनरी एल्वेओलर मैक्रोफेजेस है उनके नंबर में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी एल्वेओलर जो मैक्रोफेजेस है वो वहां पर आपके लंग्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कनेक्ट हो जाता है और इसी कारण से मैक्रोफेजेस एक केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जो कि ल्यूकोसाइट्स के लार्ज नंबर को कहता है आओ यहाँ इन्फेक्शन है, आओ यहाँ इन्फेक्शन है, और वो ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो पर्टिकुलरली उस जगह पर आके कनेक्ट हो जाते हैं और जब वहां अट्रैक्ट हो जाएंगे ल्यूकोसाइट्स वहां पर प्रोटियोसिस को रिलीज करते हैं। ये प्रोटियोसिस एंजाइम बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें इलास्टेस भी इंक्लूड होता है प्रोटियोसिस में और ये लंग्स के इलास्टिक टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो इलास्टिक टिश्यूज है, ये प्रोटियोसिस और इलास्टेसिस एंजाइम जो होते हैं वहां पर पहुंचकर बहुत तेजी के साथ में दोस्तों ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस में ल्यूकोसाइट के द्वारा ये प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण लंग्स के जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये कारण होता है एम्फाइसीमा।
ठीक है। अगर आप वहां से म्यूकस और कफ को रिमूव कर दो, बाहर निकाल दो, तो बहुत अच्छी कंडीशन आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सपेक्टोरेंट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप याद दिलाना, मैं आपको एक्सपेक्टोरेंट का प्रोटोकॉल कल बताऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मेमोरी कमजोर हो गया है, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने लिख के रखा हुआ है। इतना ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है, सारी चीजों को एक्सपेक्टोरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है दोस्तों, है ना। आप अगर उसको सेकेंड डायल्यूशन में चलाते हो, सारी चीज को बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर उसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर फिफ्थ और टेंथ में देते हो तो कफ को बंद भी कर देता है। फिफ्थ और टेंथ में मैक्सिमम उसका इफेक्ट देखा है, कफ को रिड्यूस करता है, और टेंथ में तो बंद ही कर देता है। ठीक है, इसलिए याद रखना, जो एम्फाइसेमा का इफेक्ट आप देखोगे, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कई बार क्या होता है, एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एयरवे का जो रेजिस्टेंट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए एयर का मूवमेंट, रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस होते हैं उसके थ्रू होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए एयरवेज जो होती है, वहां पर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसेज के अंदर, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये एक स्पेशली एक्सपायरेशन के दौरान मोर प्रोनाउंस हो जाता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यानी इंस्पायरेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक्सपायरेशन में इसी एम्फाइसीमा के कारण, एल्वियोलाई के पल्मोनरी डायलेटेशन के कारण ऑक्सीजन आ रही है वैसी जा रही है। ठीक है, इसी कारण से वहां पर एक्सपायरेशन के दौरान एयर का निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बनी है उसको कौन बाहर निकालेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट के कारण। ठीक है, इसीलिए आप देखो पेशेंट एकदम दुबला पतला कैचेक्टिक होता चला जाता है। ठीक है, इलास्टिक टिश्यूज और जितनी भी एल्वेलर मेम्ब्रेन के डिस्ट्रक्शन के कारण आप देखोगे दोस्तों, तो लंग्स एकदम लूज हो जाता है, फ्लैपी हो जाता है, और इसीलिए डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है बहुत एक्सटेंड में, ग्रेट एक्सटेंड में रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी हो जाएगी तो याद रखना, लंग कंप्लायंसेस इंक्रीज हो जाता है, उसके लंग्स के जो कंप्लायंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और ये कारण है ब्लड का वहां पर एरेशन जो होता है दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड का इंपेयरमेंट हो जाएगा, यानी इनफ ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज ही नहीं हो पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ज्यादा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहां पर डिफ्यूज नहीं हो जाती, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्शन भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को भी अफेक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्शन भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को अफेक्ट करता है, और इसी के कारण ब्लड का पुअर एरेशन होता है दोस्तों। यही कारण है पुअर का एरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, अर्थात ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये एरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ का तो एल्वियोलाई परमानेंट डैमेज है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, लंग्स टिश्यू के डिस्ट्रक्शन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पर पल्मोनरी कैपिलरीज के नंबर भी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी वो बनेगी नहीं, रिपेयर नहीं होगी, रिजनरेशन नहीं होगी, तो डिजनरेशन में जाएगी, और यही कारण है ये पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसी के कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होते हुए नजर आता है। ये एक बेसिक फिनोमिना है कि वहां पर जब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो डेफिनेटली वहां ल्यूमन सकरा हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है इन्फ्लेमेशन के बाद। जब ऐसी कंडीशन हुई तो वहां पर जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है रिड्यूस होती चली जाएगी, और जब रेस्पिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, आप देखिए प्रेशर इफेक्ट क्रिएट होगा जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे ऑर्गन्स तो सारे ठीक है, वो तो डिमांड करेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, तो इसके कारण क्या होगा, ये पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो इसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा। कई सालों के बाद जब ये ऐसी कंडीशन कई सालों तक चलती है, क्रोनिक एम्फाइसीमा के कारण अचानक पेशेंट को हाइपोक्सिया होना शुरू होगा, हाइपरकैप्निया होना शुरू होगा, और इसी के कारण फाइनली प्रोलॉन्ग और सीवियर एयर हंगर होगा, लंबा सीवियर हंगर होगा, ये डिस्निया के रूप में होगा, और ये जो होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आप देखते हो पेशेंट को इस प्रकार से लंबा लंबा सांस लेता है, शेलो ब्रीदिंग करता है, वो ये कंडीशन होती है एम्फाइसीमा के दौरान, और इसी के कारण उसकी डेथ हो जाती है। क्यों होती है, ऑक्सीजन अंदर आ नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं रही, लंग्स के ऑक्सीडेशन के, आपके बॉडी के मूवमेंट के, आपके बॉडी के डिमांडिंग कैपेसिटी को पूरी नहीं कर पा रही, तो इसकी सजा हार्ट को मिलती है, हार्ट एकदम कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि हार्ट को स्वयं को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा मिलती है, और लंग्स वहां पर पूर्ति नहीं कर पा रहा,
और यही कारण है बहुत आसानी से ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट में मैंने जितना भी आपको मुझे पता था, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अब इनका डिटेल हम कल से लेंगे, एक खास मेडिसिन जो हमको पढ़ना है वो सब्जेक्ट वाइज हम लोग कल ले लेंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों हाई एटीट्यूड एंड स्पेस फिजियोलॉजी। आप जब टेबल प्रैक्टिस में, हालांकि इसका महत्व आपके लिए इतना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है हमें सब चीज पता होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति हमारे पास समुद्र तल से ऊपर से आ रहा है, कोई व्यक्ति समुद्र तल का है, कोई मीडियम का है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हाई एटीट्यूड में क्या होता है, स्पेस फिजियोलॉजी में क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। आप एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हो, वहां पर कोई पेशेंट मिल गया और उसको पहले से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, और उस कंडीशन में वहां पर वो आपके पास आया, वहां पर एयर होस्टेसेस ने आवाज लगाई, भाई कोई डॉक्टर हो तो देख लो यार, ये पेशेंट को तकलीफ हो रही है, ठीक है। अगर आपने वह जादू दिखा दिया, आप सोच लीजिएगा कि आपका कितना वहां पर सम्मान होगा, है ना। तो याद रखना, मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार बैंगलोर मलिका मैम के यहाँ गया था, तब भी मैंने बेटर हाफ दिया था, और एक इंदौर से मैं पर्टिकुलर मुंबई गया था, तब भी मेरे साथ ये चीज देखने को मिली थी, घटित हुई थी हाई बीपी वालों को, ठीक है। मेरे पास एक किस्मत की बात थी कि मैं एक मेडिसिन हमेशा लेता हूँ, वो मेडिसिन यहाँ मेरे पास थी और उसमें वाई डला हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, एक ड्रॉप मैंने जो है, एक उसका जो पानी का 1/2 लीटर बॉटल जो उसमें देते हैं ना एरोप्लेन में छोटी वाली, उसमें मैंने एक ड्रॉप डाला, अच्छे से हिलाया और उसको पिला दिया। उसको कहा घुट घुट पीते जा। करीब करीब 20 मिनट लगे होंगे। 20 मिनट के बाद में उसका बीपी जो शट डाउन होने लगा, और विद इन 1.5 आवर जब हम लोग उतरे तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ था। उसने कहा यार वो दवाई मुझे दे दो। मैंने कहा ये दवाई आपके काम की नहीं है, इसमें कुछ मेडिसिन थी जो बीपी कम करती है, वो मैंने इसलिए आपको एक ड्रॉप डाल के दिया। मैंने मुंबई का उनको 2-3 डॉक्टरों का एड्रेस दिया, वो वहां गया और उन्होंने एक डॉक्टर से वो दवाई परचेस करी जो मैंने उसको लिख के दी थी, ठीक है। और वो आज तक कई बार मुझे फोन लगा के पूछ चुका है, मैं उसको बता चुका हूँ मेडिसिन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थोड़ा मोटा भी था, पेट निकला हुआ था, व्यापारी आदमी भाई, खाने वाला शौकीन। आज डाइट सेट किया है उस डॉक्टर ने, और उस डाइट सेट के कारण वो हेल्दी जीवन जी रहा है। ये हमारे ईएच की जीत है दोस्तों, कि एक आदमी जो मॉडर्न साइंस में लाखों रुपए खर्च कर सकता है, उसको अपने केवल हजारों रुपए के लेवल पर ठीक कर दिया, ठीक है। याद रखना, हाई एटीट्यूड अर्थ का वो रीजन होता है जो सी लेवल से, आपके समुद्र तल से 8000 फीट के ऊपर के एक एटीट्यूड पर लोकेटेड होता है। यानी आप सोच लो 8000 फीट के ऊपर लोकेटेड होता है। पीपल किसी भी एडवर्स इफेक्ट के लेवल पर असेंड करता है, ठीक है। यानी हाइट एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लो बैरोमेट्रिक प्रेशर। आपके जो आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना, बैरोमेट्रिक प्रेशर, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो ऑक्सीजन के अमाउंट का लेवल सी लेवल के समान ही होता है। जो समुद्र तल में जो आपका पर्टिकुलर लेवल प्रेशर होता है, वही यहाँ पर भी होता है। लेकिन याद रखना, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर के कारण गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, पार्शियल प्रेशर पार्शियली ऑक्सीजन के प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यही कारण है जब आप हाई एटीट्यूड में जाते हो और ये ऑक्सीजन का जो गैसेस के लेवल पर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, तो याद रखना हाइपोक्सिया हो जाएगा। ऑक्सीजन के लेने की आपको सांस लेना पड़ेगा लंबी लंबी। हाई एटीट्यूड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है दोस्तों, ठीक है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है और ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ये कंडीशन कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन जब बैरोमेट्रिक प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिफरेंट एटीट्यूड में देखेंगे, डिफरेंट एटीट्यूड में हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। तो जब बैरोमेट्रिक प्रेशर डिफरेंट एटीट्यूड पे देखोगे, डिक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब भी कभी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है, बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट्स आपको प्रोड्यूस होते हैं। ये बताने का कारण है ये टॉपिक लेना। बैरोमेट्रिक प्रेशर और डिफरेंट एटीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और बॉडी पर कुछ समान इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, कॉमन इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि आपको कॉमन इफेक्ट पता ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको पता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो।
आप तुरंत उसका वहीं का वहीं फिजियोलॉजिकल निदान कर सकते हो, मेडिसिन के बगैर कर सकते हो। कैसे, देखते जाओ आप। जब आप हाई एल्टीट्यूड में गए, मान लो आप यहां से असम गए, है ना, जब एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड में एक्सपोज्ड होता है, वहां जा रहा है एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलरली रैपिड असेंट के द्वारा, यानी आप एरोप्लेन से गए, ठीक है, बॉडी एडप्ट नहीं कर पा रही, है ना। याद रखना दोस्तों, बॉडी में डिफरेंट सिम्टम कोप अप नहीं कर पाते, उससे लड़ नहीं पाते, उसको बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। लोअर ऑक्सीजन टेंशन के कारण हाइपोक्सिया का इफेक्ट स्टेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब होगा हाइपोक्सिया के साथ कुछ अन्य फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू करते हैं हाई एल्टीट्यूड के लेवल पर, और बॉडी के फंक्शन में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी के फंक्शन में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, और यही कारण है, ये फैक्टर अफेक्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लेवल पर हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारे चेंजेस बॉडी के लेवल पर करता है, स्पेशली फिजियोलॉजिकल लेवल पर। सबसे पहले जब आप वहां पर देखोगे तो हाइपोक्सिया क्रिएट कर रहा है, यानी आप देखो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, किडनी में एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेशन मिलेगा, एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो में जाएगा, बोन मेरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, आरबीसी के प्रोडक्शन के कारण आप देखो आदमी में आरबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। ज्यादा आरबीसी रहेगा, हीमोग्लोबिन से ज्यादा ऑक्सीजन कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ये प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखो जितने लोग हाई एटीट्यूड के होते हैं, सब लोग बिल्कुल एकदम पिंकिश होते हैं, है ना, एकदम उनका ब्लड, उनका स्किन का कलर आप देखोगे बिल्कुल पिंकिश होता है, ठीक है। ये एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लेवल, यहां पर देखोगे एक्सपेंसेस ऑफ गैसेस, गैसेस का बहुत एक्सपेंसेस होता है। फॉल इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जब ऊपर जाओगे हाई एटीट्यूड पे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो जाता है, डाउन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉरी जो आपकी रेज होती है, लाइट रेज होती है, वो डायरेक्ट आपके ऊपर गिरती है, ठीक है। हाई एटीट्यूड के जाने पर 8000 फीट आप ऊपर गए तो वो जो लाइट रेज है डायरेक्ट आपके ऊपर गिर रही है, ठीक है। यहाँ 8000 फीट नीचे गिरेगी तो उसकी जो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, वहां पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। ये चार कारण होते हैं मेन, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल स्टेटस आपके बॉडी का चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक को समझाना चाहता हूं, आप समझ जाइएगा। तो आपके पास अगर इस प्रकार के कोई पेशेंट्स आएंगे तो आप बहुत इजीली हाइपोक्सिया के पेशेंट जैसे चुटकी बजाते ठीक कर पाओगे दोस्तों। बॉडी पर जब गैसेस का एक्सपेंशन का इफेक्ट देखोगे आप कि वहां पर बैरोमेट्रिक प्रेशर रिड्यूस होता है, तब गैसेस का वॉल्यूम जो होता है आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब बैरोमेट्रिक प्रेशर रिड्यूस होगा, बॉडी में गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक एयर में सभी गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में गैसेस पाई जाती है। साथ ही साथ बॉडी में बैरोमेट्रिक प्रेशर को डिक्रीज करने के कारण ऐसा होता है, यानी बॉडी में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वहां पर उस एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। सी लेवल पर आप समुद्र तल पर जाओगे 760 mmHg के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आप गैस का वॉल्यूम देखोगे 1 लीटर होता है। अगर आप 18,000 फीट की हाइट पर गए हो तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 379 मिलीमीटर Hg होता है, यानी 2 लीटर हो जाता है, ठीक है। अगर आप 30,000 फीट की ऊंचाई पे गए हो 3 लीटर हो जाएगा, और जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 226 mmHg के आसपास अगर चला गया तो याद रखना दोस्तों, आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पर ऊंची हाइट पर जाओगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी में जो गैसेस का क्वांटिटी है इंक्रीज होता चला जाएगा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस प्रकार से आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर ये गैसेस आपकी बॉडी में आए तो आप देखते हो इंडाइजेशन हुआ, खट्टी डकारें आ रही, गैसेस आने लग गई, ठीक है, कितनी बदबूदार गैसेस आ रही। अगर यहाँ पर बहुत सारा गैसेस आपके बॉडी में कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे आपको पता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैसेस के एक्सपेंशन के कारण स्टमक और इंटेस्टाइन का पेनफुल डिस्टेंशन हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। आपको ऐसा पता लगेगा अरे यार आज तो मैं बहुत खा लिया, जरा सा खाया आपके तो बहुत खा गया, स्टमक फूल गया, इंटेस्टाइन फूल गया, ठीक है। याद रखना ये इफेक्ट सबसे पहले आएगा कि स्टमक और इंटेस्टाइन का पेनफुल डिस्टेंशन होता है, पेनफुल, नॉर्मल नहीं, पेनफुल, ठीक है।
ये मिनिमाइज किया जाता है दोस्तों एब्डोमेन को बेल्ट के साथ सपोर्टिंग या गैसेस के इवैक्यूएशन के द्वारा। याद रखना वहां पर एरोप्लेन के लेवल पर जब भी आपको जो एयर होस्टेजेस होती है वो बार बार कहती है साहब आप बेल्ट बांध लीजिए, आप बेल्ट बांध लीजिए। जानते हो क्यों बोलती है? क्योंकि उस बेल्ट के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर गैसेस के एक्सपेंशन को रिड्यूस किया जा सके, इसलिए कहती है। ठीक है, ये सपोर्टिंग करता है गैस के इवैक्यूएशन के लिए। ठीक है, यही कारण है गैसेस के एक्सपेंशन की लेवल पर जब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है तो एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय कर देता है। लंग्स की एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करता है बहुत तेजी से। सी लेवल से ऊपर की ओर जब आप असेंड करते हो तब ऐसा होता है। लगभग 30,000 फीट हाइट पर गैसेस बबल के जैसे इन्वॉल्व हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन होता है ना वो यहाँ पर बबल्स के रूप में हो जाता है और इसी के कारण डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है। डिकम्प्रेशन सिकनेस आपको महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को दबाव डाल रहा है कोई। ठीक है, मुझे चेस्ट में दबाव हो रहा है, मुझे बॉडी में दबाव। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है ना उनको पहले वहां पर सावधान रहना चाहिए प्लेन में जाने। ठीक है, ये जो कैरेक्टर आता है ये डेफिनेटली गैसेस के एक्सपेंशन का इफेक्ट बॉडी में दर्शाता है। इसलिए अगर आपको पता है कि इसको ऐसा ऐसा एक्सपेंशन होगा डेफिनेटली आप रिलैक्स कर दो। वाई का बहुत बड़ा रोल वहां पर आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने उदाहरण आपको बताया था। ठीक है, कई बार रिड्यूस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो कि कोई व्यक्ति अगर पर्टिकुलर प्लेन में जा रहा है या पहाड़ पे चढ़ रहा है तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड पर ग्रेजुअली फॉल होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहां पर शुद्ध वायु, बिल्कुल ठंडी कोल्ड वायु होने के कारण टेम्परेचर सडन डाउन हो जाता है। ये टेम्परेचर 10,000 फीट की हाइट पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर वहां पर दोस्तों डिक्रीज हो जाता है, 0 डिग्री पे चला जाता है। ठीक है, और 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर -44 डिग्री सेल्सियस पर फॉल हो जाता है, -44 डिग्री सेल्सियस पर। और इसीलिए कोल्ड या फ्रॉस्ट बाइट के कारण इंजुरी हो जाती है, ब्लड जम जाता है आपकी आर्टरीज में। ठीक है, यदि बॉडी को वार्म क्लॉटिंग के द्वारा एडिक्वेटली प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है दोस्तों तो डेफिनेटली आपका ब्लड आपकी बॉडी में ही जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और वो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहीं जम जाओगे। ठीक है, यही चीज आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लाइट रेज का एक्सपोजर देखते हो, उसका इफेक्ट देखते हो तो याद रखना दोस्तों आप आदी नहीं हो, आप रूटीन के टेम्परेचर के लेवल पर 37 डिग्री सेल्सियस के आती हो। लेकिन जब आप स्किन पर गए, मतलब हाइट पे गए, स्किन बहुत ही हार्मफुल रेज जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट के द्वारा इंजूर्ड के ससेप्टेबल केसेस के रूप में सामने आती है। यानी जब आप स्नो माइट इंजुरीज कॉज करती है दोस्तों, यानी आई के रेटिना के जो सनरेज के द्वारा रिफ्लेक्टेड होता है दोस्तों, बहुत डेंजरसली आंख भी प्रभावित होती है। यदि सुटेबल टिंटेड ग्लासेस के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया गया दोस्तों तो इन सभी इफेक्ट की अगर सिवियरिटी देखोगे हाई इफेक्ट के लेवल पर, हाई एटीट्यूड के लेवल पर बहुत ज्यादा हाई इफेक्ट होता है, किंतु स्पीड के असेंड होता है। आप कितनी तेजी से ऊपर जा रहे हो उतनी तेजी से इफेक्ट आता है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना ये इफेक्ट कंपैरेटिवली स्लो असेंड के माइल्डर, मॉडरेट और रैपिड असेंड में सीवियर हो जाता है। यदि आप बहुत तेजी से जा रहे हो ना बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। माइल्ड, मॉडरेट और वहां पर रैपिड जो कंडीशन होती है बहुत सीवियर कंडीशन के रूप में आपके सामने आती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है माउंटेन सिकनेस, है ना। जब आप राउंड 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 करके जब ऊपर की तरफ चढ़ते हो आपका जो ब्रेन होता है, वेगस नर्व होता है, वो अफेक्टेड होती है। आप देखो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, अनइजीनेस फीलिंग होगा। जो लोग ऊपर बस से गए उनको पता है, जो एरोप्लेन से गए उनको भी पता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर माउंटेन सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, हाइपोक्सिया के एडवर्स इफेक्ट के कारण, इसके कारण इस एडवर्स इफेक्ट के द्वारा माउंटेन सिकनेस की जितनी भी कंडीशन होती है वो फॉलो होती है दोस्तों। अगर ये चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी, आप कैसे करोगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखकर आप कर दोगे, बहुत इजी कर दोगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज मालूम है। लेकिन अगर आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये सिस्टम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप फटाफट कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों ये एटीट्यूड में अगर आप जा रहे हो, ये एटीट्यूड सिकनेस कहलाता है। ठीक है,
बॉडी उसका एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसका एटीट्यूड नहीं कर पा रही है। ये उन व्यक्तियों में डेवलप होता है जो फर्स्ट टाइम हाई एटीट्यूड में जाते हैं, ठीक है, उनमें कॉमनली डेवलप होता है, हमेशा डेवलप होगा उनमें। और इस पर्सन में एक दिन के अंदर ही डेवलप हो जाता है, वन डे, अभी गया शाम तक उसके बॉडी में डेवलप हो जाएगा और कल उसका पूरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो लोग पहले भी जा चुके हैं, एटीट्यूड के अवस्थ होने के बाद पहले जैसी उनकी कंडीशन होगी, यानी उनको इतना ज्यादा होगा, एक आध घंटे में नॉर्मलाइज हो जाएगा। यानी जो बार बार जाते रहते हैं ना, उनकी बॉडी को उसका अभ्यास है, तो वो उसको एटीट्यूड को नॉर्मलाइज कर देगा और वहां पर आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग जब माउंटेन सिकनेस हो रही है, उस माउंटेन सिकनेस के सिम्टम क्या है। अगर आपको पता है तो आप उसको तुरंत यूनिवर्सली रूटीन में आप उसको कवर कर जाओगे। वो कैसे, देखिए, माउंटेन सिकनेस में मोस्टली सिम्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये चार सिस्टम इंटरकनेक्टेड डिफेक्टिव होते हैं। कैसे, जब आप ऊपर जा रहे हो तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नौसिया, वोमिटिंग, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैसेस के कनेक्ट हो जाने के कारण, एक्सपेंशन के कारण ये होता है, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा मौका आया तो आप चौके पे छक्का लगा देना, ठीक है। वहां पर केवल S1 के 10 ग्लोबुल्स को एक गिलास गुनगुने पानी में उसको पिला देना, या पानी अगर गुनगुना नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप डबल स्ट्रेन कर दो, 20 ग्लोबुल्स दे दो, आप डायरेक्ट 20 ग्लोबुल S1 की उसको पिला देना, ठीक है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ना उसको किसी भी प्रकार का न वोमिटिंग सेंसेशन आएगा, न नौसिया आएगा, न लॉस ऑफ एपेटाइट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डिसीज नहीं है। अगर डिसीज होती, वेगस नर्व का इंपैक्ट होता, तो आप वहां पर S11 देते, C15 देते, ये सारी मेडिसिन देते आप। लेकिन यहाँ पर आपने स्पेशल केवल S1 दिया, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के चेंजेस का इंपैक्ट आ रहा है, आप केवल S1 दे दो, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लेवल पर आओगे, हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को इंक्रीज कर रहा है। अगर ये आ रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है, आपको जनरल टॉनिक सेकंड डाइल्यूशन या S1 A3 L1 L2 सेकंड डाइल्यूशन देना है, ग्लोबुल्स बना के दे दो, कहना चूसते रहे, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी किसी भी प्रकार का फोर्स इंक्रीज नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब यहाँ पर पल्मोनरी लेवल पर हाइपो और हाइपर वेंटिलेशन का प्रोसेस होगा, तो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के कारण इंक्रीज हो जाएगा। जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोक्सिया के कारण वेसल्स का डायलिटेशन हो जाएगा, ठीक है। हाइपोक्सिया के द्वारा वेसो डायलिटेशन होने के कारण ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए आप देखो पिंकिश कलर नजर आता है। पल्मोनरी ब्लड प्रेशर के इसी कारण इंक्रीज होने के कारण पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण ब्रेथलेसनेस, जब पल्मोनरी इडीमा हो गया अंदर की तरफ, है ना, डायलेट होकर ब्लड कनेक्ट हो गया, ठीक है, वहां बहुत सारा लिक्विड कनेक्ट हो गया, आप देखो ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में उसको डिफिकल्टी होती है। ये चीज हमें अगर पता है तो हम उसको तुरंत S10P1 का प्रोसेस करते हैं कि भाई ये ले S10P1, ठीक है। S10P1 आप दे दो, तुरंत उसकी प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, ये नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूं। जब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के जो सिम्टम आते हैं, पेशेंट को घबराहट होती है, सोच करती है, हेडेक, डिजीनेस, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगी, वीकनेस, फटीग, ये सारे सिम्टम जो आपको पता है ना मेंटल रिलेटेड, सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, यहाँ सेरिब्रल एडिमा हो रहा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। यानी जिस प्रकार यहाँ पल्मोनरी एडिमा हुआ, यहाँ सेरिब्रल के जो ब्लड वेसल्स है वो भी वहां पर इलाज होती है, उसी के कारण CSF फ्लूइड, ब्लड का कलेक्शन होता है। हाई एल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया के सडन एक्सपोजर के कारण ब्रेन में भी वेसोडाइलेशन के कारण ये होता है, और अगर ब्रेन में वेसोडाइलेशन हो गया, सेरिब्रल ब्लड का ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म हाइपोक्सिया का सामना करने में फेल हो गया, इसी कारण वहां जो कैपिलरी प्रेशर है इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने के कारण कैपिलरी से ब्रेन टिश्यू में फ्लूइड का लीकेज हो गया, कैपिलरी से ब्रेन के टिश्यू में फ्लूइड का लीकेज हो गया, इसीलिए नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। मैंने इसीलिए कहा वाई को प्रोवाइड करा दीजिए, वाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर नजर आएगा। इसलिए याद रखना, जब
आप ट्रीटमेंट की बात करोगे तो माउंटेन सिकनेस के लेवल पर सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या है। ऑक्सीजन, इसीलिए आप देखो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का वो पैकेज लगे होते हैं, जब भी ऐसा लगता है तो आप ऑक्सीजन लगा लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन की ब्रीदिंग के द्वारा या लोअर एटीट्यूड में रिटर्निंग के द्वारा सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो आप, एस्टेन B1B का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब आप यहाँ पर लोअर में फिर आ गए, आप देखो सिम्टम रिवाइज हो जाते हैं। यदि सिम्टम बहुत ही सीवियर होते हैं, मेडिकल अटेंशन तुरंत रिक्वायर्ड होती है। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। आज नहीं तो कल आपके पास, सबके पास मौका है। आप जब ऐसी कंडीशन में जाओगे, बहुत सारे पेशेंट से टच होंगे, मेरा मानना है आपसे बेटर उसको कोई भी वहां पर उसको यूनिवर्सल ठीक नहीं कर पाएगा। आप मैजिकल वहां पर ये चीजें ठीक कर पाओगे। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, डिस्केट्स में या आप 10 नंबर की ग्लोबल्स या 20 नंबर के ग्लोबल्स में बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत सारी मेडिसिन आप प्रिपेयर करके आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए। जब आप फर्स्ट एड बॉक्स में रखेंगे तो जितनी भी इमरजेंसी की कंडीशंस आएगी, सारी इमरजेंसी के कंडीशन को आप वहां पर करेक्ट कर पाएंगे और तुरंत आपका दिमाग चलेगा, आप तुरंत वहां पर प्रोटोकॉल को निर्धारित करेंगे, ठीक है। इमरजेंसी में हमें ये नहीं देखना कि फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन ना, आपके पास ये ग्लोबुलिन्स बनी हुई है ना, आप एक गिलास पानी या पर्टिकुलर बॉटल में जितनी, मान लो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, एस्टेन B1B का 10 ग्लोबुल्स गिन कर डाल दो, अच्छे से हिला दो, कहना एक एक घूंट पीता रहे, ठीक है। जैसे जैसे पीता रहेगा वो बॉटल खत्म होते होते ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन उस ऑर्गन में लड़ने की इतनी ताकत डाल देगा कि कुछ हद तक, ज्यादातर केसेस में कुछ हद तक तो यही काम कर जाएगा और वही का वही रिजॉल्व कर लेगा कंडीशन को, ठीक है। इसलिए इमरजेंसी में इन चीजों को याद रखिएगा आप दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्लामेटाइजेशन। अब एक्लामेटाइजेशन क्या होता है? किसी भी चीज का अभ्यस्त होना, अभ्यास होना। हाई एल्टीट्यूड में बॉडी के द्वारा एडजस्टमेंट या एडॉप्टेशन को एक्लामेटाइजेशन कहते हैं। और ये जो एक्लामेटाइजेशन होता है दोस्तों, याद रखना, जब कोई व्यक्ति हाई एल्टीट्यूड पर सेवरल डेज से सेवरल वीक्स तक रहता है तो ऑटोमेटिक पर्सन स्लोली एडॉप्टेशन हो जाता है, उसकी बॉडी उस वातावरण को एडॉप्ट कर लेती है। इसीलिए हाइपोक्सिया के लेवल पर दोस्तों या लो ऑक्सीजन को वो एडजस्ट कर लेगा, इसीलिए हाइपोक्सिया का इफेक्ट धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वह व्यक्ति वहां एक्सेंट करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। आप देखो क्रिकेट टीम वगैरह, स्पोर्ट्स की टीम वगैरह अगर फॉरेन में कहीं जाती हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर यहां से गए, पर्टिकुलर दूसरी जगह गए, ठीक है, तो वो वहां अभ्यस्त होने के लिए 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले जाते हैं, तब वहां के वातावरण में वहां सेटल होते हैं। क्योंकि कई जगह हमारे अधीन है तो वहां राहत है तो हमारे अधीन है, ठीक है, इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाते, है ना। उस एडजस्टमेंट के लिए वो लोग पहले से जाते हैं और उनकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है और उस एडजस्ट के अकॉर्डिंग सारा फंक्शन नॉर्मलाइज होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब एक्लामाइजेशन होता है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक्लामाइजेशन के दौरान डिफरेंट प्रकार के चेंजेस बॉडी के लेवल पर मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हाई एल्टीट्यूड पर हाइपोक्सिया के एडवर्स इफेक्ट के साथ सामना करने में मदद करते हैं दोस्तों, याद रखना। और इसी एक्लामाइजेशन के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। आप अगर उसको समझ गए तो आपने बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर ली। आप अगर नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको समझना है आपकी बॉडी में, आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम होते हैं वो सिस्टम यहाँ पर क्या रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सिम्टम जो आपको नजर आएंगे, ब्लड में चेंजेस होगा, ठीक है। क्या चेंजेस हुआ, मैंने आपको उदाहरण बताया, एक्लामाइजेशन के दौरान आरबीसी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है आपकी बॉडी में, हाइपोक्सिया जैसे डेवलप हुआ, किडनी को स्टिमुलेशन हुआ एरिथ्रोपोइटिन का, एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट हुआ, बोन मेरो में गया, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा, आरबीसी बहुत इंक्रीज हो गई। पीसीबी नॉर्मल वैल्यू 45% से 59% से ज्यादा हो जाती है और इसीलिए ब्लड में जो एचबी कंटेंट होता है वो राइज हो जाएगा, 15 से 20 ग्राम हो जाएगा, यानी ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड की और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए
ज्यादातर ऑक्सीजन टिश्यूज में कैरिड होने लगी, टिश्यू में जाने लग जाएगी, और हाइपोक्सिया के बावजूद टिश्यू में जाने लग जाएगी। ठीक है, इसीलिए पीसी वॉल्यूम में इंक्रीज होना, एचबी कंटेंट इंक्रीज होना, जो इरिथ्रोपोइटिक एक्टिवेशन यानी उनकी एक्शन के कारण होता है, ये सारी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हुआ इसलिए हुआ। आरबीसी काउंट में, पीसीबी में, एचबी कंटेंट में इंक्रीज होने के कारण इरिथ्रोपोइटिन किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से रिलीज होता है, और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में जब इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होगा, ये सीधा वहां पर जाकर आरबीसी को प्रमोट करेगा। अब यही कारण है जब किडनी फेलियर होता है, रीनल फेलियर होता है, यहाँ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के लेवल पर जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, जेएफआर, वो अफेक्ट होती है। उसके अफेक्ट होने के कारण जो ये हार्मोन है, ये जो एंजाइम है, ये बनना रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए रीनल फेलियर के लोगों में हीमोग्लोबिन डाउन होता है। याद रखना दोस्तों, ये बेसिक साइंस यहाँ से लिया गया है और यहीं से आपको स्टिमुलेट करना है। ऐसे लिए यहाँ पर S6 का 200 या 1M दिया जाता है, जो किडनी फेलियर की संभावना को खत्म करता है। साथ में अगर A3 का 200 यहाँ पर दे दिया जाए तो ये इरिथ्रोपोइटिन और इनका जो संबंध होता है उनको बाईपास करके, बाईपास सिक्रीट होकर सीधा बोन मेरो में जाकर काम करता है और वहां पर अपना वर्क दिखाकर हीमोग्लोबिन को अप करता है। इसलिए ये प्रोसेसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब यहाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी हाई एल्टीट्यूड में इंक्रीज हो जाती है, ओवरऑल एक्टिविटी, और यहाँ पर कार्डियक आउटपुट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स और रेट में इंक्रीज हो जाता है। यानी यहाँ पर आपका हार्ट जो होता है ना, बाहर ब्लड अंदर ब्लड बहुत ज्यादा होता है, और आपका जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स और रेट होता है ना, वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी आपकी पल्स बढ़ जाती है। हाइपोक्सिया के कारण, वेसोडाइलेटेशन के कारण बॉडी में वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए वाइटल ऑर्गन का ब्लड फ्लो, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, मसल्स, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इनकी तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए आप देखो आदमी एकदम एक्टिव और पिंकिश नजर आता है। जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस देखते हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन के लेवल पर देखते हो दोस्तों, तो आपको याद रखने की जरूरत है, पल्मोनरी वेंटिलेशन 65% तक इंक्रीज होता है दोस्तों, 65% तक, और यही कारण है हाई एल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया का इमीडिएट कंप्रेशन होता है, इमीडिएट कंपनसेशन आप करवा लो, और यही कारण है ये अकेला सेवरल थाउजेंड फीट तक व्यक्ति को असेंड करने में मदद करता है। ठीक है, आप कहीं फीट तक चले जाओ, इसी पल्मोनरी वेंटिलेशन के कारण, एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पर ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। और ये मैक्सिमम जो यहाँ कीमो रिसेप्टर होता है ना, उस कीमो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के कारण पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होता है, इसी कारण होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर हर सेल के ऊपर रिसेप्टर पाया जाता है, जिसको कीमो रिसेप्टर कहते हैं, जो केमिकल्स जो आ रहे हैं उनको रिसेप्ट करता है और अपने एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उसी कीमो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के कारण पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होता है, और उसी के कारण ये सारी प्रोसेसेस बैलेंस होती है। ठीक है, यही कारण है जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, अभी मैंने बताया था कि भाई पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज होने के कारण जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है इंक्रीज हो गया, और इसी के कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। बहुत कॉमन होता है दोस्तों, बहुत कॉमन उन व्यक्तियों में जो हाई एल्टीट्यूड में अभ्यस्त होते हैं। ठीक है, इन लोगों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमेशा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड होता है। याद रखना, इनमें हमेशा राइट साइड का जो वेंट्रिकल्स है, राइट साइड के वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड होता है। आप एक्सरे करा लीजिए, दिख जाएगा आपको, एक्सरे में ही दिख जाएगा कि हार्ट देखो शिफ्ट हो गया राइट में, है ना, याद रखना। और यही कारण है अगर किसी को डिसीज होगी तो लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, डिसीज होगी तो, लेकिन जब आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है उस कंडीशन में हमेशा राइट साइड का वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, याद रख लेना। एक बहुत बारीक चीज आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरी बात, जब गैसेस की कैपेसिटी आप देखोगे बहुत डिफ्यूज हो जाएगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो और वेंटिलेशन की इंक्रीज होने के कारण एल्वियोलाई में गैसेस की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में डिफ्यूज होता है, घुलता है। ठीक है, बहुत आसानी से घुलने में सक्षम हो जाता है, यानी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया उस वातावरण को, और उस वातावरण के लेवल पर इसको बैलेंस करने का काम करना है। यही कारण है दोस्तों, जब ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, आप जब टिश्यूज में चेंजेस देखोगे, वो एनिमल और ह्यूमन दोनों की बात कर लो, हाई एल्टीट्यूड में ये जो परमानेंट रहते हैं सी लेवल पर रहने वालों की तुलना में
हाई लेवल पर, हाई एटीट्यूड पर रहने वाले व्यक्ति में मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सेल्यूलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा खाना खाते हैं और ज्यादा हेल्दी रहते हैं। याद रखना दोस्तों, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, मेटाबॉलिक एंजाइम्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और वो भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम, यानी उनकी बॉडी में सब हेल्दी स्टेट में। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है, उसको कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है, कहा जाता है इसको कहीं ना कहीं वातावरण चेंज कराओ, हिल स्टेशन में लेकर जाओ, हिल स्टेशन में लेकर जाओ और ये मेडिकेशन करो, बहुत तेजी के साथ रिजल्ट आता है। ठीक है, इसीलिए जब हिल स्टेशन में जाया जाता है और वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाता है, ऑक्सीडेशन की इन एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो आपको पता है बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है एंजाइम्स के कारण होती है, आपने उस एंजाइम्स को बढ़ा दिया तो ट्रीटमेंट आधा हो जाएगा आपका, और उस एंजाइमेटिक प्रोसेस के लेवल पर ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी को बढ़ाकर आप देखो बहुत तेजी से हेल्दी स्टेट में लेकर चले जाते हो। इसलिए प्राय जब सी लेवल पर रहने वाले निवासियों को आप हाई एटीट्यूड में रहते हैं दोस्तों, तो कुछ पीरियड्स तक ऑक्सीडेटिव एंजाइम की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि बॉडी उसका अभ्यस्त नहीं है, कुछ समय बाद होगी। इसीलिए पूर्ण रूप से अभ्यस्त ऑक्सीडेटिव एंजाइम की क्वांटिटी में एलिवेशन होता है, और इस पर्सन में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है। ये ऑब्जर्व किया गया है, केमिकल जितने भी लोग हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बताया है कि ऐसे व्यक्ति के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक नॉर्मल जो सी लेवल का व्यक्ति है उसकी तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया वहां ज्यादा पाए गए। क्यों? क्योंकि आरबीसी ज्यादा हुई, ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो रही, तो एनर्जी कौन देगा? पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया वहां अपना क्वांटिटी बढ़ाएगा, और उस क्वांटिटी बढ़ने के कारण ये सारी चीजें वहां पर टिश्यू के लेवल पर ऑब्जर्व होती है। अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन नजर आता है तो आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करने को मिलती है दोस्तों। इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस आपको यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, अब जब आपने इतनी चीजें समझ ली तो आपको याद रखना है एविएशन फिजियोलॉजी क्या होती है। एविएशन इन्वायरमेंट में बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पांस की स्टडी में एविएशन फिजियोलॉजी होती है। आप ऊपर हो हवा में, एनवायरमेंट में, और आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हो रहे हैं उसकी स्टडी एविएशन फिजियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। यानी आप फ्लाइंग कर रहे हो, जहाज में उड़ रहे हो, फ्लाइंग एक्सर्ट का बॉडी पर बहुत बड़ा इफेक्ट नजर आता है, इसी एविएशन फिजियोलॉजी के अंतर्गत उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, एक्सेलरेटेड फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के माध्यम से जो फ्लाइट मैन्यूवरिंग के दौरान जो डेवलप होता है, आप चल रहे हो एकदम ऊपर उठे, एकदम ऊपर उठे और फिर कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट होकर आए, फिर धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आए, फिर स्थिर हुए, फिर नीचे आए, फिर स्थिर हुए और फिर एकदम से नीचे आए। इसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पायलट्स और जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं एयरक्राफ्ट को, उनको ट्रेन किया जाता है इसके लिए, ताकि इस फोर्स के इफेक्ट को ओवरकम कर सके। इसलिए पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं, को एसोसिएटेड होते हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आइए एविएशन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आप ये करके देखिए। इसीलिए एक्सेलरेशन फोर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक्सेलरेटिव जितने फोर्स होते हैं उसका मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज होना। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज होना। यानी याद रखना दोस्तों, जब स्ट्रेट प्लेन होता है और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी पर मिनिमम इफेक्ट होता है, बहुत ही मिनिमम इफेक्ट होता है। यद्यपि जो वेलोसिटी में चेंजेस होने पर सीवियर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही सीवियर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसीलिए लीनियर, रेडियल या सेंट्रोपियल, ठीक है, सेंट्रोपेटल और एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण फ्लाइट में एक्सेलरेशन प्रोसेस डेवलप होता है। ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ये जो मूवमेंट होता है इनके कारण बॉडी में हर लेवल पर चेंजेस अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप ऊपर किसी चीज को फेंकिए वो तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धरती जो है आपके प्लेन को भी खींच रही होती है। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मेजर फैक्टर होता है दोस्तों, जो कि एक्सेलरेटिव फोर्स को डेवलप करता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी बॉडी में जो डायरेक्शन होता है जिसमें फोर्स रिसीव होता है दोस्तों, वहां पर उसी एक्सेलरेशन के दौरान
बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए बॉडी पर ग्रेविटी का जो पुल अप फोर्स होता है दोस्तों, उसको जी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जी यूनिट के नाम से जाना जाता है। और तब बाद ये जो पुल बॉडी वेट होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। यानी ग्रेविटी का फोर्स जब आपके बॉडी पर पड़ता है, जब वो बैठता है, जब खड़ा रहता है, लाइंग लेटे हुए पोजीशन में होता है, वहां बॉडी वेट के इक्वल होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं 1g। 1g के रूप में इसको रिफर करते हैं। लेकिन जब g यूनिट एक्सेलरेशन में आता है, इंक्रीज करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि g यूनिट एक्सेलरेशन के दौरान 5g में इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब होता है बॉडी में जो ग्रेविटी का फोर्स होता है इस समय बॉडी के वेट के 5 टाइम्स इक्वल होता है। यानी आपका जितना वेट है ना, उसके 5 गुना ज्यादा वेट वहां पर जो है इसका आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का नजर आ रहा है। जब हम एक एयर प्लेन में ट्रेवलिंग करते हैं दोस्तों, तो आप एलिवेशन या एक कार में जब भी आप यहाँ पर स्पीड या डायरेक्शन में अचानक चेंजेस होता है, ठीक है, तब पैसेंजर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूज या थ्रोन होता है, ठीक है। ये प्राय जी यूनिट में चेंजेस होने के कारण होता है। जब आप जा रहे हो आगे की तरफ, एकदम ब्रेक मारा, आप आगे गए और एकदम पीछे गए, फिर आगे गए, फिर एकदम पीछे गए, ये जो चेंजेस होता है इसी जी यूनिट के कारण होता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जी यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये होता है। जी यूनिट में इंक्रीज होना पॉजिटिव जी कहलाता है, और जी यूनिट में डिक्रीज होना नेगेटिव जी कहलाता है। इसीलिए पॉजिटिव जी उत्पन्न होगा जब भी स्पीड इंक्रीज होगी। जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव जी उत्पन्न हो गया, एक्सेलरेशन होता है उसका। यानी नेगेटिव जी तब उत्पन्न होता है जब स्पीड का डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, स्लोइंग डाउन, ठीक है। जी यूनिट डायरेक्शन में चेंज के दौरान भी अल्टर होता रहता है, आप ऐसे गए तो भी चेंज होगा। जब भी फ्लाइट में दोनों पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी दोनों में बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग यही रखते हैं। यदि आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Power on. You've plugged into your body. Your device is ready to pair. For now, the boat does the fish. जी राकेश सर। राकेश सर। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते राकेश सर। सर ये पूछा था कि फाइजीमा में अपने को चेस्ट ऑयल और एस्टेन P1 बी वगैरह देना पड़ सकता है ना सर? D5 में दे देना पेशेंट को? बिल्कुल देना चाहिए ना सर, अभी मैं बताऊंगा ना। ये तो मैंने आज केवल फिजियोलॉजिकल जो हम अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसके जी अंतर्गत आता है, तो मैंने वो बताया। अभी हम एक एक चैप्टर रोज खोलेंगे ना, जी जी सर। कल से शुरू हो जाएगा। कल सबसे पहले हम लोग ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे, जी न्यूमोनिया देखेंगे, एटेलेक्टिस देखेंगे, ब्रोंकाइटिस देखेंगे, और उसके बाद इम्फाइसीमा देखेंगे। ये मेन टॉपिक्स है, जी सर। ठीक है जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं।